नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की महत्वपूर्ण ताजा और बड़ी खबरें। और आप देश के किस जिले या राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। ट्रंप अभी सुरक्षित नहीं, पुतिन ने यूएस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को दी सतर्क रहने की सलाह। जानकारी सामने आई है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है। उन्होंने ट्रंप को एक अनुभवी और बुद्धिमान राजनीतिज्ञ बताया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कजाकिस्तान में शिखर सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अमेरिकी चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप के खिलाफ असभ्य तरीकों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें हत्या के प्रयास भी शामिल थे। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि वे अब सुरक्षित नहीं हैं और उम्मीद जताई कि ट्रंप सतर्क रहेंगे। इसके साथ ही पुतिन ने ट्रंप के परिवार और बच्चों के खिलाफ की गई आलोचनाओं को विद्रोही बताते हुए कहा कि रूस में ऐसा व्यवहार कभी नहीं होता। पोर्नोग्राफी केस में ईडी का एक्शन, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के ठिकानों पर रेड। दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा के घर और ऑफिस पर छापा मारा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ईडी पोर्नोग्राफी केस में सिर्फ राज कुंद्रा के घर की ही नहीं, अन्य कई अन्य घरों की भी तलाशी ले रही है। वहीं बता दें, ये जाँच मोबाइल ऐप के जरिए पोर्न कंटेंट बनाने और सर्कुलेशन से जुड़ी है। पॉलिटिकल ड्रामा है धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा, योगी के मंत्री ओपी राजभर का बड़ा बयान। दोस्तों, सीएम योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। ओपी राजभर ने पदयात्रा को पॉलिटिकल ड्रामा बताया है, साथ ही ये भी कहा कि वे लोकसभा में पहुंचने की कोशिश में हैं। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जाति पाति को मिटाने वाली प्रतिज्ञा को लेकर कहा, देश में जातियों को मिटाना बहुत मुश्किल है। हर पॉलिटिकल पार्टी जाति के नाम पर राजनीति कर रही है, जाति के नाम पर संगठन बनता है। भारत ने इजराइल लेबनान युद्ध विराम का किया स्वागत, कहा दोनों देश संयम बनाए रखें। भारत ने हाल ही में इजराइल और लेबनान के बीच हुए युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे एक सकारात्मक कदम बताते हुए क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करार दिया। यह युद्ध विराम पश्चिम एशिया में हाल के सप्ताहों में बढ़ते तनाव और हिंसक संघर्षों के बाद आया है, जिसने क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। साथ ही बता दें दोस्तों कि विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि भारत इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम के फैसले का स्वागत करता है। उन्होंने कहा, हम इसे क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। भारत ने इस अवसर पर दोनों देशों से आग्रह किया कि वे संयम बनाए रखें और इस युद्ध विराम को स्थायी शांति में बदलने के लिए बातचीत और शांतिपूर्ण माध्यमों का उपयोग करें। उत्तर प्रदेश में अब शहरी ट्रांसपोर्ट की बदलेगी तस्वीर, योगी सरकार की बड़ी पहल। दोस्तों, शहरी गतिशीलता को बढ़ाने और प्रदूषण को कम करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी शहरों में अपने इलेक्ट्रिक बस यानी ई बस परिचालन का विस्तार करने की योजना की घोषणा की है, जिसमें व्यापक इंट्रा सिटी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बता दें दोस्तों कि वर्तमान में ई बसें 14 शहरों में प्रमुख मार्गों पर चलती हैं, लेकिन लखनऊ, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, मथुरा, गोरखपुर और अयोध्या सहित 7 प्रमुख शहरों से शुरुआत करते हुए सभी शहरी मार्गों पर इन सेवाओं का विस्तार करने के प्रयास चल रहे हैं। पीएम मोदी को मारने की साजिश की धमकी, मुंबई पुलिस ने शुरू की जांच। दोस्तों, मुंबई पुलिस को हाल ही में कुछ गंभीर धमकियों का सामना करना पड़ा है। पहली धमकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी है, जबकि दूसरी धमकी बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से संबंधित है। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम पर 27 नवंबर की रात करीब 9 बजे एक कॉल आया था। कॉल करने वाले ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची जा रही है। इस कॉल की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कॉलर की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस इस धमकी की जांच कर रही है और इसके पीछे के तथ्यों का पता लगाने की कोशिश भी कर रही है। यूपी डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार तो सपा बोली, यही बात समाजवादी लोग कह रहे थे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक को लेकर गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगे। अब कोर्ट की इस टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, यही बात हम लोग भी तो कह रहे थे। भदौरिया ने कहा, हम सोच लें किस तरह का उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। यहाँ पुलिस किस तरह का अपने
अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है। यही तो समाजवादी लोग इतने दिन से मुद्दा उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस खुद ही न्याय देने में लगी है। सपा नेता ने कहा कि कभी एनकाउंटर के माध्यम से, कभी बुलडोजर के माध्यम से सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि चीजों को देखे और न्याय देने का काम न्यायपालिका का होता है। यही बात समाजवादी लोग कह रहे थे, जो आज चिंता का विषय है। ट्रूडो सरकार का यू टर्न, शरणार्थी नियम सख्त करेगा कनाडा, पंजाब के गैंगस्टर आतंकी होंगे निशाने पर। दोस्तों, कनाडा ने शरणार्थी नीति में सख्त बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। आव्रजन मंत्री मार्क मिलर ने हाल ही में घोषणा की कि देश की शरणार्थी प्रणाली में सुधार के लिए नए उपाय प्रस्तावित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य शरणार्थी दावों की समीक्षा प्रक्रिया को तेज करना और इसे प्रभावी बनाना है। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब कनाडा पर पंजाब के गैंगस्टरों और आतंकियों को शरण देकर भारत के साथ अपने संबंध खराब करने के आरोप लगे हैं। बता दें कि कनाडा ने लंबे समय से पंजाब के 29 खालिस्तानी समर्थकों और कई नामी गैंगस्टर को शरण दी है। इन शरणार्थियों ने दावा किया कि उन्हें भारत में खतरा है, लेकिन इनकी मौजूदगी ने कनाडा के अंदरूनी हालात को भी खराब किया है। दिल्ली दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी, अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली आज दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी बन चुकी है और इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने हाल ही की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि राजधानी में गैंगवार और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार का कर्मचारियों को नए साल पर बड़ा तोहफा, 18 महीने का एरियर देने का ऐलान। दोस्तों, केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर एक बड़ा ऐलान करते हुए 1 करोड़ से ज्यादा कर सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 53% तक की बढ़ोतरी की। वही बता दें दोस्तों, अब सरकार कर्मचारियों को नए साल पर एक और बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। लाखों कर्मचारी जिनका 18 महीने का एरियर रुका हुआ है, उनका यह इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। वहीं बता दें, कर्मचारियों को मिलने वाले 18 महीने के एरियर को लेकर चर्चा फिर से तेज हो गई है। कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक संकट के कारण सरकार ने जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के एरियर की किस्तों को रोक दिया था। अब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार नए साल से पहले ही इस एरियर का भुगतान करने की संभावना पर विचार कर रही है। वहीं बता दें दोस्तों, कर्मचारी एसोसिएशन के अधिकारियों का मानना है कि सरकार इस साल के अंत तक एरियर को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। संबल हिंसा के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का आया विवादित बयान, कहा मस्जिदें मंदिर तोड़कर बनी। दोस्तों, संभल मस्जिद विवाद के बीच एक और प्रतिक्रिया पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से आई। जानकारी के मुताबिक मौर्य ने कहा कि अगर किसी मस्जिद का निर्माण मंदिर तोड़कर किया गया है तो वही स्थित बहुसंख्यक मंदिरों की भी है, क्योंकि कई बड़े हिंदू मंदिर पहले बौद्ध मठ थे। आगे उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम जैसे प्रमुख हिंदू मंदिर वाले पहले बौद्ध मठों के रूप में मौजूद थे, जिन्हें बाद में मंदिरों में बदल दिया गया। मौर्य ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा, अगर हम इतिहास की ओर देखेंगे तो पाएंगे कि कई मंदिर पहले बौद्ध मठों को तोड़कर बने थे। केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे मंदिर पहले बौद्ध मठ थे, जिन्हें बाद में मंदिरों के रूप में बनाया गया। मौर्य ने यह भी कहा कि यदि हम इस तरह से हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने का सिलसिला शुरू करेंगे तो हर मंदिर में भी बौद्ध मठों के निशान मिल सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी पर निशाना साधते हुए मौर्य ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस तरह के विवादों को खत्म करने की अपील की थी, लेकिन भाजपा जानबूझकर हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। हालांकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं हो सका था, क्योंकि इस सीट को लेकर कोर्ट में एक याचिका लंबित थी। अब कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, जिससे मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया। मिल्कीपुर से जुड़े इस मामले में याचिकाकर्ता और बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने अपनी याचिका खुद वापस लेने का फैसला किया था। सोमवार को हाईकोर्ट की जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद उनकी याचिका खारिज कर दी। अब कोर्ट का आदेश
आदेश चुनाव आयोग के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। मिल्कीपुर सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद विजयी हुए। बाद में उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने टिकट दिया, जिसमें वह सांसद चुने गए। इसके बाद उन्होंने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिससे यह सीट खाली हो गई। पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने 2022 में चुनाव हारने के बाद अवधेश प्रसाद की जीत को हाई कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया था कि अवधेश ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय जिस नोटरी का इस्तेमाल किया था, उसका लाइसेंस पहले से ही रद्द हो चुका था। इसके चलते उनके नामांकन